ज़ावियर रूम में आया तो जविश को बालकनी में झूले पर बैठा पाया। वह खुले बालों को पुश्त पर डाले न जाने कौन सी सोचों में आसमान पर चमकते चांद को देख रही थी। उसने गला खंगारा कि सामने वाले को उसकी आमद का एहसास हो, और वह वहीं आकर जविश के पास झूले पर बैठ गया। चांद, चांद को देख रहा हूँ। डॉक्टरी छोड़कर एक्टर बनने का इरादा है क्या? जविश ने उसको देखते हुए कहा, जिससे वह कह लगाए हंसने लगा और गालों के कट्ठे नुमाया हुए। वह वाकई हंसते हुए बहुत दिलकश लग रहा था। एक बात पूछूं तुमसे? हजार पूछो। जाविया ने उसके चेहरे पर नजर जमाए जवाब दिया। तुम्हें बुरा नहीं लगेगा अगर मैं यूनिवर्सिटी जाऊं? उसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? जाविया ने सवालिया नजरों से देखा। मतलब तुम यह नहीं सोचते कि लड़की को शादी के बाद घर में रहना चाहिए? वह आगे पढ़ नहीं सकती। और तुम्हें यह बात किसने कही है कि शादी के बाद लड़की पढ़ नहीं सकती? मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ जो ये सोचते हैं कि शादी के बाद लड़की की ज़िंदगी रुक जाती है। लड़कियाँ अपनी फैमिली को छोड़कर आती हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी हर ख्वाहिश का एहतराम करें, उनका ख़्याल रखें। और शादी का मतलब यह तो नहीं कि औरत की ज़िंदगी रोक दी जाए या उस पर पाबंदी लगा दी जाए। ज़विश, औरत बहुत नाज़ुक होती है। वो उस ताज की तरह होती है जिसकी जगह सर पर होती है, और मर्द उस ताज को सर पर पहनकर ही बादशाह कहलाता है। और अगर वह उस ताज को पाँव में रखने की कोशिश करता है तो वह उसकी कीमत नहीं बल्कि अपना दर्जा कम करता है, क्योंकि ताज की कीमत सिर्फ बादशाह जान सकता है। जविश उसके चेहरे पर नजर जमाए उसे सुन रही थी। वह बाकी मर्दों की तरह नहीं था जो औरत को अपनी मलकियत समझकर उन पर हुक्मरानी करे। अल्लाह ने शौहर को मजाजी खुदा का दर्जा दिया है। अगर बीवी को अपने शौहर का हर हक और फर्ज पूरा करने का हुक्म दिया है तो शौहर को भी बीवी के हुकूक और फर्ज पूरा करने का हुक्म दिया गया है, जिसमें सबसे पहले उसकी इज्जत और ख्वाहिश का एहतराम करना है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी अपने ख्वाबों की तकमील करे। ज़बिश को यह सब सुनकर अपने बेसुकून सी ज़िंदगी में सुकून महसूस हुआ, और वह उसकी बातों पर हल्का सा मुस्कुरा दी। भाभी, आप बताइए कहाँ घूमने जाना चाहिए? आयशा ने खुशी से ज़बिश को देखा। हाँ भाई, जहाँ मेरी भाभी कहेंगी हम वहीं चलेंगे। बुराक कहते हुए ज़बिश के पास बैठ गया। आप लोगों की मर्जी है, आप जहाँ जाना चाहें। ज़विश को समझ न आया कि वह क्या जवाब दे। वह सब लोग दिन का खाना खाने के बाद सुल्तान मेंशन की लॉन में बैठे अपने पिकनिक का प्लान बना रहे थे। यार, मैं क्या कहता हूँ कि एक फार्म हाउस बुक करवा देते हैं, तुम लोग सब वहाँ चले जाना। मुस्तफ़ा ने मसले का हल बताया। हाँ, यह आइडिया अच्छा है। ज़विश ने भी हामी भर ली। एक मिनट, ये तुम लोगों से क्या मुराद है तुम्हारा? तुम नहीं जा रहे क्या? बुराक ने सवालिया नजरों से देखा। नहीं यार, मैं नहीं जा सकता, बहुत ज़रूरी काम है मेरा। मुस्तफ़ा ने माज़रत खाना अंदाज में जवाब दिया। ज़विश, फैमिली पिकनिक है, हम पाँचों जा रहे हैं। तुम माहिनूर और हुरिया को भी लाज़मी कहना, वह भी हमारे साथ जाएँगी। हुरिया के नाम पर ज़ोर देते हुए ज़ाविया ने मुस्तफ़ा को देखा। हाँ, ठीक है। और आप क्यों नहीं जा रहे भाई? मैं कुछ नहीं जानती, आप हमारे साथ चल रहे हैं। बस अपना ज़रूरी काम बाद में आकर कर लीजिएगा, वैसे भी 2 दिन की बात है। ज़विश ज़ावियार को जवाब देते हुए मुस्तफ़ा को कहने लगी। हाँ, क्यों नहीं? मेरी गुड़िया ने कह दिया तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? अब तो जाना लाज़मी है मेरा। काम तो बाद में भी होते रहेंगे। मुस्तफ़ा की बात सुनने के बाद जहाँ ज़विश खुश हुई, वहीं ज़ावियार के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई थी। कहाँ जाने का प्लान बन रहा है मेरे बगैर? सवेरा अपने भाई साद के साथ घर में दाखिल हुई थी। हाँ, उसकी कमी थी, अभी आ गई। बुराक ने इतनी हल्की आवाज़ में कहा कि बस पास बैठी ज़विश को सुनाई दिया। आइए, आइए, आपका वेट कर रहे थे हम। बुराक ने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाए हुए कहा। तुम तो बस मेरे मरने का ही वेट कर सकते हो बुराक, वह कहते हुए बैठी थी। माशाल्लाह, तुम तो बड़ी समझदार हो यार। वो उसकी समझदारी को दाद देने लगा। तुम तो चुप ही करो। जावियात, तुम बताओ कहाँ जाने का प्लान बना रहे हो? लहजे में मिठास लिए वह जावियात से मुस्कुराते हुए मुखातिब हुई। जावियात बिना उसकी किसी बात का जवाब दिए वहां से उठकर चला गया। मैं तुम्हें बताती हूँ, हम सब एक फैमिली पिकनिक पर जा रहे हैं 2 दिन के लिए। आयशा ने माहौल को पहले जैसा बनाना चाहा। हाँ, और हाँ, अगर तुम बिजी हो तो कोई मसला नहीं है, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। बुराक जल्दी से बोल उठा। मैं क्यों बिजी होंगी, मैं तो लाजमी चलूंगी। सवेरा के जवाब पर बुराक का मुंह बन गया, जैसे उसे उसका जाना पसंद ना आया हो। ठीक है, फिर हम कल दोपहर को यहाँ से निकलेंगे। जिसने भी जो भी तैयारी करनी है सब कर लो। बुराक ने पूरा प्लान सबको सुनाया था। हाँ हाँ, यह ठीक है, सबने हामी भर ली थी। तुम सब बातें करो, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। जविश कहते हुए वहां से किचन की तरफ चल दी। रात के इस सन्नाटे में जहां दुनिया ख्वाब खरोश के मजे में होती है, वहीं कराची के हाईवे पर लोगों की एक बड़ी तादाद बाइक रेस देखने आती है। रात के इस अंधेरे में वहां रोशनियों की जगमगाहट और लोगों की आवाजें एक अलग ही मंजर पेश करती हैं। नील, नील, नील। तमाशाई में सभी के मुंह पर सिर्फ एक नाम का वर्ड था। यार, एक बात तो बता, लोगों के मजमे
कि एक साइड खड़े लड़के ने अपने पास खड़े लड़के से कुछ पूछना चाहा। हाँ, पूछ। ये जो दूर से एक बाइक नजर आ रही है, यह तो नील की नहीं है और दूर दूर तक नील की बाइक का कोई अता पता भी नहीं है। और रेस भी खत्म होने वाली है, फिर भी ये लोग नील का नाम ही क्यों चिल्ला रहे हैं? पहला शख्स तजस्सुस से दूर आती बाइक को देखते हुए पूछ रहा था और उसके सवाल पर मुकाबिल हैरत से उसको देखता रहा। तुम पहली बार आए हो क्या रेस देखने? वह उसी से सवाल पूछता है। हाँ, वह खुशी से बताता है। तो मेरे भाई सुन, रेस किसी की भी हो, फिनिशिंग लाइन के करीब आती बाइक किसी की भी हो, यहाँ हमेशा पूरा मजमा सिर्फ नील का नाम पुकारता है। क्योंकि सामने कोई भी शख्स हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रेस में नील शामिल है तो समझो रेस शुरू होने से पहले ही जीत नील के नाम होती है। वह लड़का अपने साथ खड़े लड़के को तफसील बता रहा था और सुनने वाला अभी दूर से आती एक बाइक को ही देख रहा था जो फिनिशिंग लाइन के करीब आ चुकी थी कि अचानक एक और बाइक हवा के दोष से फिनिशिंग लाइन पार करती जीत अपने नाम करवा चुकी थी। और एक बार फिर पूरे मजमे में नील के नाम की पुकार थी, जो हमेशा की तरह ही इस रेस को का जीता हुआ खिलाड़ी लग रहा था। वैसे तेरी आदत खत्म नहीं होगी ना? रेस खत्म होने के बाद तीन बाइक सवार एक जगह हेलमेट पहने खड़े होते हैं, जहां एक बाइक सवार नील से मुखातिब होता है। कौन सी आदत? वह कंधे उचकाए उससे सवाल दागता है। यही मुकाबिल को रेस जीतने की पूरी खुशफहमी देकर एंड में बाजी ले जाना। यही तो नील का लेवल है और इसी में मजा आता है। वह फखरिया जताते हुए जवाब देता है। एक रेस हो जाए। वह तीनों अभी अपनी बातों में मसरूफ होते हैं कि पास में एक और बाइक रेसर आकर नील को ऑफर करता है। नहीं, अभी मूड नहीं है। नील अंगड़ाई लेते हुए बेजारी से जवाब देता है। साफ साफ बोलो ना कि डर गए। बाइक सवार शैतानी मुस्कुराहट से सामने वाले को उकसाता है और उसके सवाल पर नील और उसके दोनों साथी बेसख्त हंसने लगते हैं। यहाँ पूरे मजमे को पता है कि नील किस आफत का नाम है और नील ने डरना या हारना नहीं सीखा। वह इस्तज़ाइया हंसते हुए जवाब देता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। और बच्चे, अगर तेरा हारने का इतना मूड हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम को अपॉइंटमेंट ले लेना मेरा। फिर देखते हैं कौन कितने पानी में है। और नॉर्मल मगर जताने वाले लहजे में कहता सामने वाले को सुलगा चुका था। हेलो नील। जी। नील अपने एक साइड से लड़के की आवाज़ पर मुतवज्जह होता है जहाँ एक लड़का और साथ में लड़की खड़े होते हैं। वह बिना लड़की पर नज़र डाले लड़के की तरफ देखता है। मैंने आज आपकी रेस पहली बार देखी है एंड आई मस्ट से कि आपका स्टाइल बेस्ट है। वह लड़का खुशी से उसे बताता है। थैंक्स। नील उसका कंधा थपथपाते हुए इतना ही कहता है। वैसे अपना चेहरा न दिखाने की कोई खास वजह? मुकाबिल लड़का तजस्सुस से नील से पूछता है क्योंकि उसने लोगों के मजमे से ही सुना था कि आज तक किसी ने नील और उसके साथ दोनों साथियों के चेहरे नहीं देखे होते। क्योंकि वह हर रेस में हेलमेट पहने आते हैं और जीतने के बाद ज़्यादा देर रुके बिना ही निकल जाते हैं। कोई खास वजह नहीं है, बस ऐसे ही। नील सादा से लहजे में जवाब देता है। हाय, आंखें ही इतनी हसीन है, यही हैंडल नहीं होती। हम तो इन्हीं के दीवाने हैं, खुदा जाने चेहरा देख लिया तो क्या होगा हमारा। साथ खड़ी लड़की शरीर लहजे में उसकी हेलमेट से नजर आने वाली आंखों की तारीफ कर रही थी और उसके इस लहजे पर नील ने एक सर्द नज़र से घूरा और फिर उन दोनों की तरफ पुश्त करके दोबारा अपने दोनों साथियों से मुखातिब हुआ। चल चले, कहते हुए उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और साथ में बाकी दोनों ने भी वही अमल किया। लेट्स सी हु विल विन टुडे। नील के कहने की देर थी कि वह तीनों वहां लोगों की नजरों से पलक झपकते गायब हो गए थे और पीछे सिर्फ धूल मिट्टी ही थी। भाभी, आप यहाँ आकर बैठी मेरे साथ। बुराक ने बस के दरवाजे से अंदर आते हुए जविश को देखते हुए कहा, जिससे जविश मुस्कुराते हुए उसके साथ वाली सीट पर आ बैठी और जावियार दरवाजे के साथ खाली सीट पर जा बैठा। ज़ावियार के साथ खाली सीट देखे सवेरा जल्दी से उसके साथ आकर बैठ गई। ज़ावियार ने एक नागवार नज़र उसकी तरफ देखा जो उसे ही देखकर दांतों की नुमाइश कर रही थी। भाई, वह मैं कह रहा था कि यहाँ मुझे गर्मी सी लग रही है, आप मुझे अपनी सीट दे देंगे? बुराक के कहने पर सवेरा का दिल किया वह उसको जान से मार दे और वहीं ज़ावियार बिना कुछ बोले जविश के साथ आकर बैठ गया और सुकून की एक लंबी सांस भरी। जविश को उसकी हालत पर हंसी आई जिसे वह छुपा गई। और सवेरा, कैसा लग रहा हूँ मैं? बुराक ने जानबूझकर उसे कंधा मारते हुए तंग किया। ज़हर लग रहे हो। सवेरा ने हल्की आवाज़ में एक-एक लफ्ज़ चबाकर कहा। तो फिर खाकर मर क्यों नहीं जाती तुम? वह भी कहाँ चुप बैठने वालों में से था और इस तरह बस अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी थी। फार्म हाउस में आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। आराम करने के बाद अब वह सब लॉन में ज़मीन पर गोल दायरे में बैठे गेम खेल रहे थे। चले हम ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, लेकिन रूल्स थोड़े अलग होंगे। इस बाउल में बहुत सारी चिट्स हैं। कोई भी एक बंदा उसमें से चिट्स निकालेगा और फिर उस पर जो लिखा होगा वह सब करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। आयशे और महानूर दोनों ने मिलकर वह चिट्स तैयार की थी। सबको रूल्स बताने के बाद महानूर ने एक चिट निकालकर आयशे को दी और दोबारा अपनी जगह पर बैठ गई। सो यह एक सवाल है कि क्या कभी किसी से मोहब्बत हुई है? आयशे ने चिट पढ़ते हुए सबकी तरफ देखते हुए बताया।
माहिनूर से शुरू करते हैं। तो बताओ माहिनूर, कभी हुआ है क्या? नहीं, मुझे कभी नहीं हुआ और मेरे नज़दीक ये सब फजूल है, उसने शाने उचकाते हुए जवाब दिया। हूर आपी, अब आप जवाब दें। नहीं, मुझे कभी नहीं हुआ और न मैंने अपने दिल को इजाज़त दी है इन सब की, क्योंकि मुझे लगता है कि प्यार वही होता है जो आपको अपने महरम से हो, जिस पर आपके महरम का हक हो बस। हूर के जवाब देने पर जहाँ मुस्तफ़ा कब से उसे नज़रों के हिसार में लिए बैठा था, उस जवाब पर उसे सुकून और खुशी महसूस हुई। बुराक, अब तुम्हारी बारी। मुझे कभी हुआ तो नहीं था, लेकिन अब शायद होने का खदशा है। बुराक ने एक नज़र माहिनूर को देखते हुए जवाब दिया। सवेरा, वह सवेरा का जवाब जानते थे, लेकिन फिर भी गेम तो खेलनी थी ना। तुम लोग यह पूछो कि मुझे क्या क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसे जब भी देखती हूँ मुझे एक नए सिरे से उससे मोहब्बत हो जाती है। सवेरा खुशी से जावियार को देखते हुए बता रही थी। इस जवाब पर जविश ने नज़र जावियार के जानिब बढ़ाई, जो कि पहले से ही नज़रें उसके चेहरे पर टिकाए हुए था। भाभी, अब आपकी बारी। नहीं, और मुझे नहीं लगता कि कोई आपसे भी मोहब्बत बिना किसी मतलब के या बेलूस मोहब्बत कर सकता है। आयशे के पूछने पर जविश ने बिना किसी तासुर के जवाब दिया। जावियार भाई चले जवाब दें। एक ही शख्स पर ख़त्म कर दी अपनी सारी चाहत, अब मोहब्बत किसे कहते हैं यह मालूम नहीं। ज़ाविया की नज़रें अब भी अपने सामने बैठी ज़विश पर थीं। उस जवाब पर सवेरा को हैरानगी का झटका लगा, क्योंकि वह उस बात पर यकीन नहीं कर सकती थी कि वह किसी से मोहब्बत कर सकता है, जबकि ज़विश उसका जवाब सुनते हुए भी नज़रें ज़मीन पर मरकूज़ किए बैठी थी। मुस्तफ़ा भाई, अब आप बताइए। शायद हाँ और शायद ना। और अगर हुआ भी है तो तुम लोगों को क्यों बताऊं? मुस्तफ़ा ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, जिस पर ज़ावियार हंस दिया, क्योंकि शायद वह अंदाज़ा लगा सकता था उसकी कैफियत का। साद भाई, आप बताइए। मुझे यकीन नहीं है मोहब्बत पर, उसने लापरवाही से जवाब दिया। ओके, तो सबने जवाब दे दिया है, अब अगली चीट खोलते हैं। और इसी तरह वह काफ़ी देर गेम खेलते रहे, खुशगप्पियों में लगे रहे और एक अच्छा वक्त साथ गुजारा और अच्छे माहौल में खाना खाया। खाना खाने के बाद काफ़ी थकन के बाद वह सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। ज़ावियार अपने कमरे में जा रहा था कि उससे मुस्तफ़ा ने रोका। मेरे भाई सोने जा रहा है क्या? नहीं, वॉक करने जा रहा हूँ। जाना है क्या? वह उसके बेतुके सवाल पर जला था। नहीं, वॉक पर सुबह चलेंगे। तू अभी रूम में जा, एक सरप्राइज़ है तेरे लिए। मुस्तफ़ा ने शरारत से एक आंख दबाई। क्या? मतलब मैं समझा नहीं। तू अंदर जाएगा तो समझ आएगा ना, मेरा और बुराक का प्लान था यह। कहते हुए मुस्तफ़ा ने उसे अंदर धक्का दे दिया। ज़ावियार कम ज़ावियार कमरे में दाखिल हुआ तो जविश को परेशान खड़े देखा। क्या हुआ है? उस सवाल पर जविश ने एक परेशान नज़र ज़ावियार के चेहरे पर डाली और फिर सामने रखे छोटे सिंगल बेड पर, जिस बेड पर एक वक्त में एक इंसान आराम से सो सकता है। यह तो बड़ी परेशानी की बात है, ज़ावियार ने अपनी हंसी जब्त करते हुए बेज़ाहिर संजीदगी से कहा। अब क्या करें? चेहरे पर परेशानी वाज़ेह हो रही थी। फिर तुम एक काम करो, तुम बेड पर सो जाओ, मैं ज़मीन पर सो जाऊंगा। उसकी परेशानी का हल निकालते हुए उसने इर्द गिर्द देखा, जहाँ कोई सोफ़ा या बेड नहीं था। यकीनन यह सब उन दोनों की शरारत थी। नहीं, तुम नीचे नहीं सो सकते। फिर क्या हो सकता है? फिर दोनों ही बेड पर सो जाते हैं, एक रात की बात है। वो कुछ सोचते हुए बोली थी, लेकिन ज़ावियार की सवालिया नज़रों से परेशान होकर नज़रें चुराते यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाने लगी। कमरे की मायने खेज खामोशी में बेड पर लेटे वह दोनों ही कमरे की छत को देख रहे थे। नींद कोसों दूर थी। तुमने एमबीबीएस की फील्ड ही क्यों चुनी? जविश ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा। क्योंकि मुझे शौक था शुरू से ही डॉक्टर बनूं, लोगों के काम आऊं। मुझे अच्छा लगता है जब ऑपरेशन थिएटर के बाहर बहुत सारे लोग अंदर लेटे अपने वारिस के लिए दुआ कर रहे होते हैं और आप बाहर जाकर उन्हें बताते हैं कि वह बिल्कुल ठीक हैं। उनके चेहरे पर एक अलग खुशी दिखती है, जैसे उन्हें किसी ने एक नई जिंदगी दे दी हो। तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? साबियार उससे गुफ्तगू लंबी करने के लिए यहाँ वहाँ के सवाल करने लगा। मेरा ए प्लस। अरे वाह, मेरा भी ए प्लस है, उसने खुशी से बताया, जिस पर वह मुस्कुरा दी। अभी वह मज़ीद कुछ कहने के लिए उसकी तरफ रुख किए लेटने लगा कि उसकी बंद आंखें देखकर खामोशी से उसे देखने लगा, क्योंकि वह सो चुकी थी। रात को किसी पहर खुद पर कुछ महसूस करते हुए ज़ावियार की आंख खुली। नज़र अपनी बीवी पर गई, जो उसके बाजू पर सर रखे, एक हाथ उसके सीने पर रखे बेखबर सो रही थी। वह बिना पलके झपके उसको देख रहा था। क्या था उसमें ऐसा? क्या था कि उसको देखने के बाद जहाँ फीका लगने लगता था? सफ़ेद रंगत, गुलाबी गाल और होठों के किनारे तिल। वह पहली बार उसे इतने करीब से देख रहा था। यह भी नींद की मेहरबानी थी, वरना खुली आंखों से वह कभी उसके इतने करीब न आती। वह यकटक उसके चेहरे के नकुश को हिफ्ज कर रहा था। काबिले रश्क हो तुम, यकीन जानो। क्या ऐसा मुमकिन है कोई मीलों दूर होकर भी किसी शख्स के दिलो ज़हन पर हुक्मरानी कर सके? हाँ, तुम हो। तुम बिल्कुल वही हो। उसे उसी तरह कई लम्हे वह मुहैयत से देखता रहा और न जाने कब उसकी आंख लग गई।
ठंडी हवा में वो जॉगिंग करने के बाद कानों में ईयर पॉड लगाए घर में दाखिल हुआ था। घर के दरवाजे से अंदर आते वह पानी लेने की गर्ज से फ्रिज की तरफ गया कि किचन की लाइट ऑन देखकर रुका और फिर हाथ में पहनी घड़ी पर नजर दौड़ाई। इतनी सुबह कौन जाग सकता है, वह खुद से सवाल करता किचन की तरफ आया और सामने खड़े शख्स को देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आप इतनी सुबह जागती हैं क्या? वह किचन में टाइल्स से टेक लगाए हुए खड़ा हुआ। हाँ, अक्सर जाग जाती हूँ। और आप? हाँ, मैं वॉक करता हूँ इसलिए जाग जाता हूँ। चाय पियेंगे? हूर ने मुस्कुराते हुए ऑफर की। हाँ, क्यों नहीं, अगर आप बना कर दें तो। मुस्तफ़ा हा- मुस्तफ़ा हाथ आए मौका कैसे जाने देता। और उसकी बात सुनते वह दोबारा चाय बनाने में मसरूफ हो गई। वह दोनों इस वक्त बाहर बाग में रखी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। ठंडी हवा में उड़ते परिंदों की चहचहाने की आवाजें माहौल को खुशगवार बना रही थीं। आप क्या पढ़ रही हैं? चाय का सिप लेते हुए मुस्तफ़ा ने पूछा। फैशन डिज़ाइनिंग। और आप यकीनन एमबीबीएस। अपना जवाब देने के बाद हूर ने यकीन दहानी के लिए उसकी तरफ देखा। जी बिल्कुल। सर को हल्की सी जंबिश देते हुए वह हल्का सा मुस्कुराया। कोई हमें भी पूछ लो चाय का, अकेले अकेले ही पिए जा रहे हो। अभी वह बातें कर रहे थे कि अपने पीछे आवाज आने पर वह पलटे थे, जहां बुराक अंगड़ाई लेते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा था। बुराक बैठो तो मैं तुम्हारे लिए भी चाय लेकर आती हूँ, वह कहते हुए कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मेहरबानी होगी भाभी आपकी। भाभी? ओह सॉरी, बस सविश भाभी को भाभी बोल बोल कर आदत हो गई है तो मुंह से निकल गया। बुराक ने आंखें रगड़ते हुए अपनी सफाई पेश की। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ चाय। हूर मुस्कुराकर कहती हुई अंदर चल दी। तुझे कबाब में हड्डी बनना लाज़मी था क्या? मुस्तफ़ा ने जले भुने लहजे में कहा। क्या मतलब, यहाँ कबाब भी बन रहे थे क्या? बुराक ने हैरानगी से पूछा। अबे जब इतनी नींद आई थी तो सो जाता ना, बाहर क्यों आया? बुराक की बात से मुस्तफ़ा को अंदाज़ा हो गया था कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, तभी ऐसी बातें कर रहा है। मैं रूम में जा रहा हूँ अपने, वह जले भुने लहजे में कहता हुआ अंदर की तरफ चल दिया, जबकि बुराक वहीं कुर्सी पर टेक लगाते बैठ गया। शाम का वक्त था। वह सब स्विमिंग पूल के किनारे बैठे हुए थे। सूरज ढलने की तैयारी कर रहा था। चिंटी, तुम यहाँ से हट जाओ, पता चला गलती से पूल के अंदर गिर गई तो नजर भी ना आओगी। तुम भी वहां से हट जाओ, तुम गलती से अंदर गए तो पानी सारा बाहर आ जाएगा। महनूर ने भी उसी के अंदाज में अपना हिसाब बराबर किया। यार जोई, अपने देवर को समझा दो, मेरे हाथ से जाया हो जाएगा यह। ओह हेलो। अब वह मेरी भाभी है तो मेरी साइड लेंगी क्यों भाभी? वह जोई की तरफ बैठते हुए कहने लगा। इतना शरीफ सा तो देवर है मेरा। वह मैनूर को देखते हुए हंस के कहने लगी, जिस पर वह और सीधा होकर अकड़ने वाले अंदाज में बैठा। इतना शरीफ है कि शैतान भी पनाह मांगता है इससे। माहिनूर को जैसे उसकी शराफत वाली बात हजम न हुई थी। जोई, जावियार कहाँ है? उसको भी बुला लो, चाय ठंडी हो रही है। हूर ने इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए कहा, क्योंकि उसे जावियार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह शायद टेरेस पर गया है। सब सबर मैं देख कर आती हूँ। वह हूर को जवाब देने के बाद वहां से उठकर अंदर जाने लगी। वह अभी टेरेस की तरफ चल रही थी कि एक कमरे से आती आवाज सुनकर वह ठटकी। सवेरा यार, उसकी शादी हो गई है, जविश अब उसकी बीवी है। वह खुद को उसकी बीवी मानती नहीं है। मुझे तो जबरदस्ती की शादी लग रही है। देखा नहीं था कल कैसे उसने जवाब दिया था कि मुझे नहीं है किसी से मोहब्बत। वह गेम के दौरान दिए गए जवाब का हवाला देते हुए कहने लगी। जावियार सिर्फ मेरा है, उसे मैं किसी और का कैसे होने दे सकती हूँ? और वह जविश, उसमें ऐसा क्या है जो ज़ाविया उससे मोहब्बत करेगा? वह हक़ारत भरे लहजे में बोल रही थी। वैसे वह लड़की है तो बहुत खूबसूरत, लगता है सारा हुस्न खुदा ने उसे ही दे दिया है। वह हवस भरे अंदाज में बोला था। अच्छा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना। वह कहते हुए बाहर आया था और वहीं ज़बिश उसे बाहर आता देखकर जल्दी से वहाँ से गुजरने लगी। ज़बिश, तुम यहाँ? उसने उसे रोकते हुए पूछा। हाँ, ज़ावियार को बुलाने जा रही थी। वह सर्दमौरी से जवाब दिए चली गई। थोड़ी देर पहले की हुई बकवास पर उसका दिल किया कि मुंह तोड़ दे उसका, लेकिन वह उस वक्त माहौल को खराब नहीं करना चाहती थी। जबकि जविश का नाम सुनकर सवेरा भी कमरे से बाहर आ गई और वह भी उसके पीछे ही जा रही थी। वह सीढ़ियों से ऊपर टेरेस की तरफ जा रही थी कि उसे महसूस महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है, लेकिन वह पलटी नहीं थी क्योंकि वह जानती थी कि वह कौन हो सकती है। आज तुम्हारी गलतफहमियां दूर करती हूँ मैं, मैडम। वह दिल में कहते हुए टेरेस पर गई, जहाँ जावियार मोबाइल पर लगा किसी से बात कर रहा था। टेरेस पर पहुंचने के बाद वह लम्हे भर के लिए रुकी और उसकी पुश्त देखने लगी, जो एक हाथ जेब में डाले किसी से फोन पर बात कर रहा था। आहिस्ता से चलती वह उसको पीछे से हक कर गई। मैं मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। खुद के सीने पर एक नरम लम्स महसूस करते हुए वो फोन पर अलविदाई कलमात कहते हुए फोन काट चुका था। फोन पैंट की पॉकेट में रखते हुए वह पलटा था। तुम नीचे क्यों नहीं आए? वह जावियार के दोनों हाथ अपने कमर के गिर्द रखते और खुद उसकी गर्दन में हाथ डाले मिठास भरे लहजे में बोली। उसकी इस हरकत पर वह जावियार के तमाम अरमान जगा चुकी थी, लेकिन खुद पर काबू करते जवाब में जावियार ने आईब्रो उचकाए, जिस पर जविश ने अपनी आंखों के इशारे से उसे कुछ समझाना चाहा। जावियार ने उसकी नजरों के इशारा समझते अपनी नजरें टेरेस के दरवाजे पर दौड़ाई, जहां उसे किसी के होने का एहसास हुआ।
मैं हर उस वजह के हज़ार बार सदके जो तुम्हें मेरे इतने करीब ले आए, वह अपनी सोचों में कहते हुए उसे देखने लगा। कौन है? सवेरा। और सवेरा के नाम पर ज़ावियार के चेहरे पर आई नागवारी ज़बिश को महसूस हो चुकी थी। वैसे कितनी चिपकू है ना? ज़बिश की बात पर वह खुल के हँसा, जिससे उसके गाल के गड्ढे नुमाया हुए। वह पहली बार उसे इतने करीब से हँसता देख रही थी। सही कहती है ज़वेरा, वह कोई आम मर्द नहीं है, वह ज़ावियार सुल्तान है, सुर्ख सफ़ेद रंगत, मगरूर नाक, नीली गहरी आंखों का मालिक, वजाहत का मुंह बोलता सबूत है। वह किसी को भी अपने हुस्न से अपना आसिर बनाने का हुनर रखता है। किसी चेहरे को इतना गौर से नहीं देखते, हर चेहरा किसी न किसी का महबूब होता है। ज़ावियार की आवाज़ पर ज़बिश ने अपनी नज़रों का ज़ाविया बदला। तुम तो खैर सबके ही महबूब हो, वह हल्की आवाज़ में बुड़बुड़ाई थी। इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं किसका महबूब हूँ? फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि मेरा महबूब कौन है? कौन है तुम्हारा महबूब? वह बेध्यानी में सवाल कर बैठी थी। बता दूँगा, इतनी भी क्या जल्दी है? खैर सवेरा जा चुकी है, तुम अब इजी हो सकती हो। जावियार के बताने पर वह अपनी हालत पर गौर करते हुए उससे दूर हुई थी। काफी देर वह दोनों वहीं दीवार के साथ खड़े टूटते सूरज को देखते यहाँ वहाँ की बातें करने लगे।